कहानी लाल मिर्च। लेखक अमृता प्रीतम। डॉक्टरों के इंजेक्शन को छोड़ो यार, जिस घर के कुत्ते ने काटा है उस घर की लाल मिर्चें अपने जख्म पर लगा लो, एक दोस्त ने कहा। जिस घर के कुत्ते ने काटा है, अगर उस घर की कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांध दे, लड़कियां भी तो लाल मिर्च होती हैं, दूसरे दोस्त ने कहा। कॉलेज के सब लड़के हंस पड़े और वो जिसे कुत्ते ने काटा था हंसकर कहने लगा, यार नुस्खा तो अच्छा है, इसे तुमने आजमाया तो है ना। गोपाल ने उम्र की 18वीं सीढ़ी पर पांव रखा हुआ था। गोपाल को महसूस हुआ कि उस सीढ़ी पर जवानी के एहसास का एक कुत्ता दुबक कर बैठा हुआ था और आज उसने अचानक पागलों की तरह उठकर उसकी टांग में से मांस नोच लिया था। और गोपाल का मन अपने जख्म पर लगाने के लिए एक लाल मिर्च जैसी लड़की तलाश करने में लग गया था। लड़कियां तो गोपाल के कॉलेज में भी थीं, पड़ोस के घरों में भी, इस शहर की गलियों में भी और दूसरे शहरों में भी। मगर जिस लड़की को मैं तलाश कर रहा हूँ वो कौन है, गोपाल अक्सर सोचता। और फिर गोपाल लड़कियों को ऐसे देखता जैसे थाली में दाल को चुना जाता है। छोटे कद की, मोटी चपटी नाक वाली, लंबी, गोल मटोल। और जब ऐसी लड़कियों को वो दाल में से कंकड़ों की तरह चुन लेता तो उसे तमाम पुरानी तशवीहें याद आ जाती। लचकती हुई टहनी जैसी लड़की, चंदन जैसी लड़की, देवदार के पेड़ जैसी लड़की, चांद की फांक जैसी लड़की। और फिर गोपाल सोचता, कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, मुझे तो सिर्फ लाल मिर्च जैसी लड़की चाहिए। वैसे तो कॉलेज के तमाम लड़कों में किताबों और कोर्स की बजाय लड़कियों की बातें ज्यादा होती थी, मगर गोपाल की हर बात को जैसे लड़की लफ्ज के दरवाजे में से गुजरना पड़ता था। कभी रेडियो पर नूरजहां की आवाज आती, तेरे मुखड़े ते काला तिल है वे, ओ मुंडिया सियाल कोटिया। तो गोपाल अपने लाल होठों पर एक मोटे काले तिल को उंगली से टटोलने लगता, जैसे नूरजहां से मुखातिब होकर कहता, जालिम हर बार कहती है सियालकोट के लड़के, सियालकोट के लड़के। कभी इसकी जगह लायलपुर के तो कहा कर। नूरजहां ने तो गोपाल की बात कभी नहीं सुनी, मगर कॉलेज के लड़कों ने जरूर गाना शुरू कर दिया, ओ मुंडिया लालपुरिया। भुने हुए चने बेचने वाला कहता, बम्बई का बाबू मेरा चना ले गया। तो गोपाल हंसता, चना ले गया तो ऐसे कहता है जैसे उसकी लड़की भगा कर ले गया। ऐनकों वाली लड़कियां गोपाल को लड़कियां नहीं लगती थी। जब भी आंखों को देखना हो तो पहले शीशे की दीवार पार करनी पड़ती है, गोपाल कहता, और उन लड़कियों को लड़कियों की फेहरिस्त में से ही निकाल देता। किसी लड़की ने ऊंची साड़ी बांधी हुई होती, पाँव में मोजे पहने हुए होते, हाथ में छतरी पकड़ी हुई होती, तो गोपाल हंस कर मुंह फेर लेता। ये लड़की थोड़ी है, ये तो मास्टरनी है, मास्टरनी। जो विद्यार्थी हिसाब में कमजोर हो वो मास्टरनी से शादी कर ले। कोई लड़की गहरे रंग के कपड़े पहने होती या कलाइयों में चूड़ियां बहुत ज्यादा होती तो गोपाल कहता, ये तो रंगों का इश्तेहार है, लड़की दिखाई देती ही नहीं, बस पूरी की पूरी चूड़ियों की दुकान है। किसी की बारात जारी होती तो उसे देखकर गोपाल उदास हो जाता, चच चच बेचारे का दिवालिया निकल गया। गोपाल कहता, जब आदमी आशिक बनने से पहले शोहर बन जाता है तो समझो बेचारे के पास सब्र की पूंजी बिल्कुल खत्म हो गई और उसने घबरा कर दिवालिया होने की दरख्वास्त दे दी है। शायद वो अपनी महबूबा से ही शादी करने जा रहा हो। गोपाल का कोई दोस्त कहता, नहीं यार, जुल्फ को सर करने में उम्र लगती है। गालिब की डोम लड़की और लोरका की खाना बदोश लड़की, उनके दरवाजे पर कभी बारात नहीं आती। और गोपाल साल उस जुल्फ की बातें करता रहा जिसको सर करने में उसे उम्र गुजारनी थी, और गोपाल तशबीहों में खो गया। काली रात जैसे बाल, मगर उसे काली रात ने नींद नहीं दी। घने जंगल जैसे बाल, मगर वो कभी जंगल में खो न सका। समुद्र की लहरों जैसे बाल, मगर वो कभी लहर में गोता न लगा सका। गोपाल को उम्र के जो साल जुल्फ को सर करने में लगाने थे वो जुल्फ को तलाश करने में ही खोते रहे। और फिर गोपाल अपने सालों के खो जाने से घबरा गया। तुम भी हमारी तरह दिवालियापन की दरख्वास्त दे दो यार, कॉलेज के पुराने दोस्तों में से जब कोई मिलता तो गोपाल से मजाक करता। उम्र के 18वें साल में जवानी के पागल कुत्ते ने गोपाल की टांग को काटा था और जख्म पर लगाने के लिए गोपाल एक लाल मिर्च जैसी लड़की तलाश कर रहा था। मगर अब उम्र के 30वें साल में जख्म का जहर उसके तमाम जिस्म में फैलना शुरू हो गया था। अब गोपाल सोचने लगा था, वो ना गालिब है ना लोरका, वो सिर्फ गोपाल है। यहाँ एक ईश्वरदास, यहाँ एक शेर सिंह, यहाँ एक अल्लाह रखा, और उसने सिर झुकाकर दिवालिया होने की दरख्वास्त दे दी। क्यों यार, आज डोम लड़की के घर बारात जाएगी या खाना बदोश लड़की के घर। सुनाओ भाभी कैसी हो? और कुछ नहीं तो हम तुम्हारी लाल मिर्च के देवर तो बन ही जाएंगे। बेशक सोने की अंगूठी की बजाय हीरे की अंगूठी ही क्यों न देनी पड़े, भाभी का घूंघट जरूर उठाएंगे। गोपाल अपने दोस्तों के मजाक को अपने हाथ पर शादी के लाल डोरे की तरह बांधे जा रहा था और हंसते हुए कह रहा था, मास्टरनी है मास्टरनी, ऐनक भी लगाती है तुम्हारी भाभी। माँ ने जब रिश्ता तय किया था तो गोपाल से कहा था कि अगर वो चाहे तो किसी बहाने वो लड़की को दिखा देगी, मगर गोपाल ने खुद ही इनकार कर दिया था।
जब दिवालिया होने की अर्जी देनी ही है तो डोली दरवाजे पर आ गई। खूबसूरत है बहू, घर का श्रृंगार है, उसे मुंह दिखाई के रुपए देते वक्त गोपाल की ताई कह रही थी। और गोपाल सोच रहा था, जब लोग दरवाजे के सामने भैंस लाकर बांधते हैं तब भी यही बात कहते हैं, भैंस तो घर का श्रृंगार होती है। और जब लोग डोली लेकर आते हैं तब भी यही बात कहते हैं, बहू तो घर का श्रृंगार होती है। फिर भैंस और बहू में जो फर्क हुआ वो कहाँ गया? और फिर गोपाल खुद ही हंस देता। ये वही फर्क है जो एक आशिक और एक दूल्हा में होता है। गोपाल की बीवी ना बहुत खूबसूरत थी ना बहुत बदसूरत, आम तौर से जैसी लड़कियां हुआ करती हैं, दिखने में ठीक ठाक, बस वैसी ही थी। गोपाल का उसको लेकर कोई अरमान था, ना ही उससे कोई शिकायत थी। वो तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनती, मगर गोपाल उसे कभी रंगों का इश्तिहार नहीं कहता था। वो सुहाग की चूड़ियां और दहेज के कड़े सब एक साथ पहन लेती, लेकिन गोपाल कभी उसे जेवरात की दुकान का ताना ना देता। आजकल गोपाल को जवानी के शुरू के दिनों में पढ़ा हुआ अंग्रेजी नॉवल याद आया करता था, जिसमें अपने ख्वाबों की लड़की तलाश करने के लिए लेखक उम्र लगा देता है मगर उसे तलाश नहीं कर पाता, और फिर मरते वक्त अपने बेटे को अपने तमाम तसव्वुर, अपनी तमाम लगन देकर वसीयत कर जाता है कि वो इस किस्म की आंखों वाली, इस किस्म के नाक नक्शे वाली, इस किस्म के बालों वाली लड़की को जरूर तलाश करे। और तमाम उम्र तलाश करने के बाद उसका बेटा मरते वक्त यही बात अपने बेटे से कह जाता है। जुल्फ को सर करने में गालिब ने तो सिर्फ एक ही उम्र का अंदाजा लगाया था, मगर जिंदगी की शिकस्त गालिब के अंदाजे से बहुत बड़ी है, गोपाल सोचता। और आजकल गोपाल सोच रहा था, उसके घर एक लड़का पैदा होगा, हूबहू उसकी शक्ल, हूबहू उसका दिल, हूबहू उसके सपने। और फिर उसका लड़का जवान होगा, वो एक लाल मिर्च जैसी लड़की जरूर तलाश करेगा, और फिर वो पूरी दुनिया को अपने बेटे की आंखों से देखेगा। आज मैं बर्फ वाला पानी नहीं पीऊंगी, एक दिन गोपाल की बीवी ने शिकंजी का गिलास अपनी सास को वापस करते हुए कहा। और माँ जब उसके लिए चाय बनाने रसोई घर में गई तो गोपाल ने अपनी बीवी से हल्का सा मजाक किया, मैं पूरे महीने सपने जमा करता हूँ और तुम महीने के आखिर में उन्हें तोड़ देती हो। शायद इन्हीं अल्फाज का असर था कि अगले महीने गोपाल की बीवी को दिन लग गए और गोपाल की बाहों में जैसे अभी से उसका बेटा खेलने लगा। खट्टी या नमकीन चीज तो कभी मांगती ही नहीं, हमेशा उसका दिल मीठी चीजों के लिए मचलता है। जरूर बेटा होगा, तुम्हारे पैदा होने के वक्त मुझे भी गुड़ की खीर अच्छी लगती थी। माँ जब ये कहती तो गोपाल को लगता, अब तो उसका बेटा तोतली बातें भी करने लगा है। ये 9 महीने गोपाल को 9 साल की तरह मालूम हुए, और फिर घर में घी, गुड़ और अजवाइन जमा होने लगी। कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। गोपाल ने बाहर बरामदे में बैठकर कागज, कलम और एक किताब अपने सामने इस तरह रखी हुई थी जिससे देखने वालों को लगे जैसे उसे सर उठाने की फुर्सत नहीं है। मगर गोपाल किताब का कभी कोई वर्क उलटता, कभी कोई, और फिर जो सफा सामने आ जाता उसको ही कागज पर नकल करने लगता। दरवाजे के पास वह जमकर बैठा हुआ था और उसके कान अंदर की आवाज सुनने के लिए खड़े थे। गोपाल इंतजार कर रहा था कि दाई कहेगी, लाख लाख बधाइयां गोपाल की माँ, ये लो पोता संभालो। एक बार दाई बाहर आई भी थी, कहने लगी, बेटा गोपाल जरा जाकर थोड़ा सा शहद तो ला दे, देख कर लाना, शायद नया हो। गोपाल वहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्या पता उसके पीछे जल्द ही कुछ हो जाए, मैं उसकी पहली आवाज सुनूंगा। ये सोचकर उसने दाई को डांटा, शहद की याद अब तुम्हें आई? ये तमाम काम पड़ा हुआ है मेरे सामने, कल मुझे ये सब काम दफ्तर में देना है। तुम मर्दों को तो अपने काम की ही पड़ी रहती है, आखिर बूढ़ी उम्र है, कई बातें भूल जाती हूँ। दाई ये कह रही थी कि गोपाल की माँ ने महकिक हल कर दी, हमारे यहाँ किसी ने शहद वहद नहीं दिया, हम तो उंगली पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर मुंह में डाल देते हैं। अच्छा गुड़ ही सही। और दाई अंदर चली गई। गोपाल के कान दरवाजे की तरफ लगे हुए थे। अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई, सांस जैसे किसी ने हाथ में पकड़ लिया हो। वो ना नीचे आ रही थी ना ऊपर जा रही थी, अभी तक आवाज नहीं आई थी। उसे बच्चे की आवाज से ज्यादा दाई की आवाज का इंतजार था। और फिर दाई की आवाज आई, लड़की। गोपाल की कुर्सी कांप गई। उसकी माँ शायद पानी या तौलिया लेने बाहर आई हुई थी। गोपाल के हाथ कांपे। माँ, लड़की। नहीं बेटा नहीं, तू भी पागल है, दाइयाँ यही कहती हैं। अगर वो ये कह दे बेटा हुआ है तो ज्यादा खुशी की वजह से बहू की जान को खतरा हो सकता है। ये कहकर माँ जल्दी जल्दी अंदर चली गई। गोपाल की कुर्सी अब पहले की तरह नहीं कांप रही थी, मगर फिर भी गोपाल ने उसे दीवार के सहारे लगा दिया था। बेटी जो भी हो, किस्मत वाला हो। दाई की आवाज आई, बेटी तो लक्ष्मी होती है, इस बार बेटी तो दूसरी बार बेटा। माँ दाई से कह रही थी, ये लड़की है या रेशम का धागा? माँ कह रही थी या दाई कह रही थी? इस मर्तबा गोपाल से आवाज नहीं पहचानी गई। उसकी कुर्सी कांपी और पूरी दीवार हिल गई। उससे महसूस हुआ कि वो बूढ़ा हो गया है। लाला गोपाल दास से उसकी पत्नी अपने घुटनों को दबाते हुए कह रही थी, ये अब इतनी बड़ी हो गई है, कोई लड़का देखो ना, कहाँ छुपाऊं इस आंचल की आग को, ऐसा रूप, जमाना बुरा है। और फिर जब उसके दरवाजे पर बारात आ गई, उसके दामाद ने उसके पांव छुए। वो लाल कपड़ों में लिपी हुई थी। वो डोली के पास जाकर उसे दिलासा देने लगा। उसकी बेटी बिल्कुल
लाल मिर्च, लड़की, लाल मिर्च और गोपाल को महसूस हुआ आज किसी ने मिर्चें उसकी आंखों में झोंक दी हो।